जय हिंद साथियों, आप सभी का एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। विज्ञान विषय के अंतर्गत हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जीव विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाती है। तो इसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों का अध्ययन, जीवधारियों का अध्ययन यानी कि सजीवों का अध्ययन। जितने भी सजीव हैं उनका अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अगर जीव विज्ञान में इंग्लिश में बात करें तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी कहा जाता है। ये जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायो और दूसरा है लोगस। बायो का अर्थ जो है वो लाइफ से रिलेटेड है, जीवन। बायो का अर्थ है जीवन और लोगस का अर्थ स्टडी यानी कि अध्ययन। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवन का अध्ययन या लाइफ स्टडी ही बायोलॉजी है। अगर बात करें जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये जो जीव विज्ञान है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो लाइमार्क और इनके एक साथी थे ट्रेविरेनस। इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जो लाइमार्क थे वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे और जो ट्रेविरेनस थे वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगर बात करें जीव विज्ञान के क्रमबद्ध ज्ञान का विकास किसके काल में हुआ, अगर बात करें जीव विज्ञान के क्रमबद्ध ज्ञान का विकास किसके काल में हुआ, तो अरस्तु के काल में। अरस्तु के काल में जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान का विकास हुआ। इसी कारण अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, यानी कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को एरिस्टोटल भी कहते हैं। कभी कभी अरस्तु की जगह पर एरिस्टोटल लिखकर आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करें जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। जो हमारे अरस्तु महोदय थे इन्होंने सर्वप्रथम संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांटा। बहुत लोगों ने इसका वर्गीकरण किया है जिसमें सुश्रुत और थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, इन लोगों ने संपूर्ण जीव जगत को अलग अलग करके बांटा। लेकिन बात अगर कैरोलस लीनियस की करें तो ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो हम अभी क्रमवाइज सबको देखेंगे। तो जो अरस्तु हैं इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में विभक्त किया। एक को जंतु जगत कहा और एक को पादप जगत कहा। तो जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया गया उसको जंतु विज्ञान कहा। जंतु विज्ञान कहा। अगर बात करें जंतु विज्ञान के जनक की तो अरस्तु ने इसको विभाजित किया था। तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है और जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। दूसरा है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान
बॉटनी। इसके अगर जनक की बात करें तो इसके जनक हो जाते हैं थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस इसके जनक हो जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको बता दें अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका एनिमेलिया। हिस्टोरिका एनिमेलिया जो है ये अरस्तु की पुस्तक है, अरस्तु की पुस्तक है। इस पुस्तक में अरस्तु ने बहुत से जंतुओं की खोज की है। अगर बात करें थियोफ्रेस्टस की पुस्तक की, तो थियोफ्रेस्टस की पुस्तक जो है वो है हिस्टोरिका प्लांटेरम। हिस्टोरिका प्लांटेरम ये जो है ये थियोफ्रेस्टस की पुस्तक है। थियोफ्रेस्टस ने इस पुस्तक में बहुत से पेड़ पौधों की खोज की है, नई नई प्रजातियों की खोज की है। तो ये हो गया। तो हमको पढ़ना है इसमें जंतु विज्ञान में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्गीकी, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। टैक्सोनॉमी अगर बात टैक्सोनॉमी की करें तो टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी जो है वो विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों को वर्गीकृत करते हैं। जिस प्रकार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये शाखाएं हैं विज्ञान की, उसी तरह टैक्सोनॉमी भी एक विज्ञान की शाखा है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न जीव जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। बात करें अगर इस वर्गीकी की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अरस्तु महोदय जो थे, सुश्रुत जी थे, थियोफ्रेस्टस थे, इन लोगों ने सोचा कि अगर कोई मनुष्य, अगर कोई व्यक्ति किसी एक वर्ग के बारे में अध्ययन करना चाहेगा तो उसको यह नहीं पता होगा कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, और यह उसके लिए असंभव प्रतीत हो जाएगा, वह किसी का अध्ययन नहीं कर पाएगा। इसके लिए उन्होंने जंतुओं को बांटा अलग अलग कैटेगरी में। जैसे हम लोग क्या हैं, मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, और रेप्टाइल में बांटा, उभयचर में बांटा, पक्षियों में बांटा, इस तरह से बहुत कैटेगरी में बांटा गया। तो वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अध्ययन की सुविधा हो जाए, जो भी व्यक्ति किसी विषय विशेष पर अध्ययन करना चाहता है वो उस पर अध्ययन कर पाए, इसलिए वर्गीकी की आवश्यकता पड़ी। तो वर्गीकी को पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका? सबसे पहले वर्गीकी के अंतर्गत क्या आता है? खोजना। आइडेंटिफिकेशन। वर्गीकी के अंतर्गत किसी अगर चीज़ को हम अलग अलग कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग बांटेंगे, तो सबसे पहले वो हमको वस्तु पता होनी चाहिए, उसको खोजा जा चुका हो, तभी हम उसको बांट सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या आता है? दूसरे में आता है आपका नामकरण। क्या आता है आपका? नामकरण, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर। अगर बात तीसरे की करें तो तीसरे में क्या आता है आपका? आपका तीसरे में आता है वर्गीकरण,
यानी कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करने के लिए, बांटने के लिए सबसे पहले पेड़ पौधे हैं उसकी खोज होना चाहिए, जीव जंतुओं की खोज होना चाहिए, नई नई प्रजातियों की खोज होना चाहिए। और जब खोज पूर्ण हो जाती है तब हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं। और जब उसका नामकरण कर चुके होते हैं तब उसको हम किसी क्लास में बांटते हैं। जैसे हम लोगों की खोज भी हो चुकी है, हम लोगों का नामकरण भी हो चुका, हम लोगों का नाम है होमो सैपियंस। होमो सेपियंस। हम लोगों की खोज भी हुई, हम लोगों का नामकरण भी हुआ होमो सेपियंस। अब बात आई कि हम लोगों को रखा किस में जाए, तब ये वर्गीकरण की बात आई कि वर्गीकरण में अब वर्गीकरण की आवश्यकता है। तो वर्गीकरण किया गया जिसमें हम लोगों को कार्डेटा संघ में रखा गया, कार्डेटा संघ में रखा गया। और कार्डेटा संघ के अंतर्गत हमको किस क्लास में रखा गया, तो हम लोगों को मैमल्स में रखा गया, यानी कि स्तनधारी में रखा गया, स्तनधारी में रखा गया। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक ये बातें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। बहुत से लोगों ने वर्गीकरण को किया, जैसा कि हम अभी बता रहे थे कि अरस्तु ने भी वर्गीकरण किया, थियोफ्रेस्टस ने भी वर्गीकरण किया और सुश्रुत ने भी वर्गीकरण किया। सुश्रुत ने तो वर्गीकरण जंगम और स्थावर के अंतर्गत किया कि जो स्थिर रहते हैं उनको अलग कैटेगराइज कर दिया और जो चलायमान है उनको अलग कैटेगराइज कर दिया। तो लेकिन अगर बात करें वर्गीकी, सबसे फेमस कौन है वर्गीकी में, तो बात आती है कैरोलस लीनियस की। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो हैं इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया कि टेक्सोनॉमी में कौन कौन से बिंदु होते हैं। पहले तो उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसका नॉमेनक्लेचर होता है और बाद में उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो बात करें अगर टेक्सोनॉमी की, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये जो टेक्सोनॉमी के जनक हैं ये है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो हैं वो टेक्सोनॉमी के जनक हैं और इनको किस किस का जनक कहा जाता है, इनको वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। वर्गीकरण और उससे पहले क्या था आपका नामकरण। पहले नामकरण होगा बाद में वर्गीकरण होगा। तो नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर के भी जनक कैरोलस लीनियस को माना जाता है और वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन का जनक भी किसको माना जाता है, आपके कैरोलस लीनियस को माना जाता है। अब हम लोग सबसे पहले नॉमेनक्लेचर पर अध्ययन कर लेते हैं। तो नॉमेनक्लेचर देखते हैं। नामकरण, नॉमेनक्लेचर। अगर बात नॉमेनक्लेचर की करें तो नॉमेनक्लेचर जो था सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने द्विनामकरण पद्धति दी। द्विनामकरण पद्धति यानी कि अगर बात कैरोलस लीनियस के पुस्तक की करें तो कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में, इनकी पुस्तक क्या नाम है, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी ये कैरोलस लीनियस की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस की ये पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी। इसके 10th एडिशन में इन्होंने द्विनामकरण पद्धति के बारे में बताया। इन्होंने
इस सिस्टीमा नेचुरी के द्विनामकरण की पद्धति के कई नाम, बहुत सारे नाम अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचुरी में दिए हैं। अब हम द्विनामकरण पद्धति को समझ लेते हैं। तो द्विनामकरण पद्धति क्या होती है, इस पर अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया कि हर जीव के नाम दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। इसमें क्या होता है, हर जीव के नाम दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं, जिसमें जो पहला शब्द है, इसमें जो पहला शब्द है वो वंश को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा शब्द है वो जाति को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण की पदानुक्रमिक संरचना बनाई, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हायरार्की में इन्होंने क्या कहा देख लेते हैं पहले। इसके लिए इन्होंने हायरार्की बनाई। हायरार्की में इसमें उन्होंने कहा, क्या कहा, वर्गीकरण की पदानुक्रमिक संरचना, हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने इसमें कई चीज़ें बताई। इन्होंने सबसे पहले इसमें बताया किंगडम यानी कि जगत, दूसरा बताया फाइलम यानी कि संघ, किंगडम बताया, पहला बताया इन्होंने किंगडम, दूसरा फाइलम बताया और तीसरा क्या बताया इन्होंने, तीसरा बताया क्लास यानी कि वर्ग। पहला किंगडम, दूसरा फाइलम, तीसरा क्लास, चौथा बताया इन्होंने ऑर्डर यानी कि गण। तो कितने कितने बताए, किंगडम बताया, फाइलम बताया और क्लास बताया, ऑर्डर बताया, फैमिली बताया, जीनस बताया और स्पीशीज बताया। ये 1 2 3 4 5 में क्या बताया, फैमिली। और छठे में क्या बताया, जीनस। जीनस वंश हो गया। और इसमें और क्या बताया, स्पीशीज बताया, स्पीशीज, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, जाति। अगर हिंदी में बात करें तो जगत बताया, संघ बताया, वर्ग बताया, गण बताया, कुल, फैमिली कुल बताया, वंश बताया और जाति बताया। तो उन्होंने द्विनामकरण पद्धति में क्या बताया था, इन्होंने बताया कि जो हर जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द जो है वो उसका जीनस होता है और दूसरा शब्द है वो उसकी स्पीशीज होती है, उसकी जाति होती है, ये बताया। अगर बात करें किंगडम की, अगर बात किंगडम की करें तो हमारा जो किंगडम है, तो हमारा किंगडम कौन सा है, अगर हम अपने लोगों की बात करें तो हमारा जो किंगडम है वो है एनिमेलिया। एनिमेलिया किंगडम का हमारा जो किंगडम है वो एनिमेलिया। अगर बात करें अपने फाइलम की, अपने संघ की बात करें तो अपना संघ क्या है, कार्डेटा, कार्डेटा संघ। अगर वर्ग की बात करें तो अपना वर्ग क्या है, तो अपना वर्ग है मैमल्स यानी कि स्तनधारी, हम लोग स्तनधारी। ऐसे ही आते हैं ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो द्विनामकरण पद्धति समझाने के लिए हमको ये पहले समझना
अत्यंत आवश्यक था, इसलिए हम लोगों ने समझ भी लिया है। तो कैरोलस लीनियस ने बताया कि द्वि नामकरण पद्धति जो है इसमें दो शब्द होते हैं, जिसमें पहला शब्द जो होता है वो स्पीसीज होता है, पहला शब्द जो होता है वो जीनस होता है, दूसरा शब्द जो होता है स्पीसीज होता है, यानी कि जात होती है। तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं द्वि नामकरण पद्धति। 2-4 उदाहरण के तौर पर इनको समझ लिया जाए। अगर बात करें मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। कैरोलस लीनियस ने बताया कि जितने भी जीवधारी हैं जिनमें जान है, उन सभी का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो 2 शब्दों से मिलकर बना होगा, जिसमें पहला शब्द उसके वंश को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा शब्द उसकी जाति को दर्शाएगा। तो हमारा जो वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है। इसमें पहला जो शब्द है होमो, ये उसके वंश को रिप्रेजेंट करता है, वंश को दर्शाता है, जीनस को दर्शाता है, जीनस को दर्शाता है। अगर बात करें सेपियंस की, तो सेपियंस जो है उसकी जाति को दर्शाता है, स्पीसीज को दर्शाता है, स्पीसीज को दर्शाता है। ये हो गया। अगर बात करें मेढक के वैज्ञानिक नाम की, मेढक का वैज्ञानिक नाम, मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। इसमें जो राना है वो उसका वंश है, उसका वंश है, यानी कि जीनस है, और टिग्रीना उसकी जात है, यानी कि स्पीसीज। स्पीसीज। और 1-2 उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। अगर बात करें लायन की, शेर की, लायन, लायन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा लियो। अगर बात करें बाघ, टाइगर, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टिग्रिस। चीता। अगर बात चीता की करें तो चीता हो जाता है जिसको लियोपार्ड कहते हैं, तो इसका होता है पैंथेरा पार्डस। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका जो वंश है एक ही वंश है। ये सभी जो जानवर हैं ये मांसाहारी हैं, एक ही वंश से आते हैं, और जो इनकी जाति है, इनका जो वंश है वो समान है, यानी कि जीनस जो है इनका समान है, और इनकी जो जाति है ये अलग अलग है जाति। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।